एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा से मैं डॉक्टर मनोज कुमार वासने आज डीएलएड 4th सेमेस्टर के विज्ञान विषय के अंतर्गत रक्त की संरचना और कार्य के साथ अगर हम देखें आज के हमारे इस प्रकरण के उद्देश्य क्या होंगे, तो आज इस प्रकरण को पढ़ने के बाद प्रशिक्षु रक्त के विभिन्न अवयवों से अवगत हो सकेंगे, प्रशिक्षु रक्त की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे, प्रशिक्षु रक्त के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे और प्रशिक्षु रक्त के अवयवों का रेखा चित्रीय निरूपण कर सकेंगे। अगर हम देखें आज हम क्या विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे रक्त की संरचना। रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं और उनके कार्य, श्वेत रुधिर कणिकाएं और उनके कार्य, रुधिर प्लेटलेट्स एवं उनके कार्य, रुधिर प्लाज्मा का संगठन और उसके कार्य, रुधिर की उत्पत्ति और रुधिर के कार्य आज हम इसके दौरान पढ़ेंगे। वास्तव में रुधिर है क्या? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो कशेरुकी और अकशेरुकी एनलिड्स में लाल, जल से कुछ भारी, चिपचिपा, स्वाद में नमकीन व कुछ क्षारीय अपारदर्शी द्रव होता है। अगर हम देखें इसके घनत्व की बात करें तो इसका जो घनत्व होता है वो 1.04 से 1.07 के मध्य होता है। रक्त का जो अध्ययन है वो रक्त विज्ञान या हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये कुछ क्षारीय है, अर्थात इसकी जो पीएच होती है वो 7 से अधिक होती है। 7.3 और 7.5 के मध्य इसकी पीएच होती है। और पूरे शरीर में रक्त का जो परिसंचरण होता है इसके लिए महीन और मोटी रुधिर वाहिनियों का घना जाल फैला होता है। अगर हम रुधिर की संरचनाओं की बात करें तो रुधिर को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। अगर हम बात करें रुधिर कणिकाओं की तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिनको हम कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। जहां तक हम रुधिर की बात करें, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा उसके भार के लगभग 7 से 8% होती है। अगर हम माने कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का भार 70 किलोग्राम है तो उसके शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर होगा। और स्त्रियों में इसकी मात्रा पुरुषों से 20 से 25% कम होती है, अर्थात अगर स्त्री की हम बात करें तो इतने ही भार पर उसमें रुधिर की मात्रा 4 से 5 लीटर होगी। अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी क्या है? आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं मनुष्य में तस्तरी नुमा दोनों ओर से पिचकी होती हैं, अर्थात ये उभयअवतल होती हैं और कुल रुधिर कणिकाओं का ये 90% भाग बनाती हैं। चूंकि इनमें हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का प्रोटीन पाया जाता है, इसी के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। मनुष्य की जो आरबीसी होती हैं वो केंद्रक विहीन होती हैं। आरबीसी का निर्माण शरीर में अस्थियों की अस्थि मज्जा में होता है, जबकि भ्रूण में ये कणिकाएं यकृत व प्लीहा में बनती हैं। अगर हम बात करें आरबीसी के कार्य की, तो आरबीसी का जो प्रमुख कार्य है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान जो होता है उसमें आरबीसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन जब करती हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं और नियत स्थान पर ऑक्सीजन को छोड़कर पुनः वो हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाती हैं। और इसका दूसरा कार्य जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उनके द्वारा लाई जाती है और फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय होता है उसमें आरबीसी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, जो डब्ल्यूबीसी होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये आरबीसी से बड़ी होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं और ये अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। ये प्लीहा अर्थात स्प्लीन में बनती हैं और इनका सामान्य जीवन काल 1 से 4 दिन होता है और ये कई प्रकार की होती हैं। अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो जब भी शरीर का कोई रोगाणु हमारे शरीर को प्रभावित करता है तो ये शरीर की प्रतिरक्षा का काम करती हैं, अर्थात इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है और शरीर में कोई रोग ना हो इसलिए उससे लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है। दूसरा इनका महत्वपूर्ण काम है शरीर की अशक्त व टूटी फूटी कोशिकाओं का भक्षण। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में अशक्त और टूटी फूटी कोशिकाओं का भक्षण करती हैं और ये शरीर में उन कोशिकाओं की सफाई करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। सामान्य मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी मात्रा 5000 से 9000 के मध्य होती है। अगर हम रुधिर के अगले अवयव की बात करें, रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स,
ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं। मनुष्य में इनकी मात्रा 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है, अर्थात प्रति घन मिलीमीटर इनकी मात्रा 2 से 5 लाख होती है। ये अति सूक्ष्म आकार की होती हैं, जिनका आकार 2 से 4 माइक्रोन व्यास का होता है। ये केंद्रक विहीन होती हैं, पूर्ण कोशिकाओं के रूप में नहीं होती हैं, बल्कि ये अस्थि मज्जा की कुछ कोशिकाओं के विखंडन से बने हुए टुकड़ों के रूप में होती हैं। इनका जो प्रमुख कार्य है वो शरीर में रुधिर के स्कंदन में सहायता करना है, अर्थात जब कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। रुधिर स्कंदन या थ्रोम्बस द्वारा रुधिर स्राव को रोकने की क्रिया हीमोस्टेसिस कहलाती है, अर्थात रुधिर प्लेटलेट्स हीमोस्टेसिस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। रुधिर प्लेटलेट जो होते हैं इनका 50% अंश पेशियों की एक्टोमाइसिन जैसी थ्रोम्बोस्टेनिन नामक संकुचनशील प्रोटीन का बना होता है। 15% अंक वसाओं का तथा शेष अंश एंजाइमों का बना हुआ होता है। अगर हम रुधिर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो पुरुषों में 1 घन मिलीमीटर रक्त में प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या लगभग 50 से 55 लाख होती है, जबकि स्त्रियों में इनकी संख्या 45 से 50 लाख होती है। इनका सामान्य जीवन काल 120 दिन व अधिकतम जीवन काल 127 दिन होता है। जबकि अगर हम WBC की बात करें तो मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में 1 क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में WBC की संख्या 5000 से लेकर 9000 होती है। मनुष्य के जो आरबीसी होते हैं वो केंद्रक विहीन होते हैं, जबकि ऊंट में जो आरबीसी होते हैं वो अंडाकार व केंद्रक युक्त होते हैं। जहां तक बात करें हम प्लेटलेट्स की, डेंगू या अन्य रोगों में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है। अगर हम देखें तो रुधिर की जो उत्पत्ति भ्रूण में होती है वो मीजोडर्म से होती है। ये मूलतः एक तरल संयोजी ऊतक है और जिसमें अनेक विशेष लक्षण होते हैं, जैसे इसमें बाह्यकोशीय पदार्थ मैट्रिक्स तथा प्लाज्मा नामक तरल पाया जाता है। प्लाज्मा में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं अनेक छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। प्लाज्मा में तंतु फाइबर नहीं होते हैं और प्लाज्मा का स्त्रावण रुधिराणु नहीं करते हैं। अगर हम रुधिर के अगले भाग की बात करें, रुधिर प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का, हल्का क्षारीय, पारदर्शक होता है। ये रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। इसमें लगभग 91% जल व 9% अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगर हम देखें, इस जो प्लाज्मा होता है वो अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम इस प्लाज्मा के संगठन और कार्य की बात करें तो पहला अगर हम देखें प्लाज्मा प्रोटीन जो है, प्लाज्मा में इसकी मात्रा लगभग 7 से 8% या हम कहें लगभग 300 ग्राम होती है। इसमें एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स, प्रोथ्रोम्बिन्स तथा फाइब्रिनोजेन प्रमुख होते हैं। ये यकृत में बनकर रुधिर में मुक्त होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा प्रोटीन का 4% अंश बनाते हैं। अगर हम देखें अगला बिंदु, पचे हुए पोषक पदार्थ। जो पचे हुए पोषक पदार्थ होते हैं इनमें ग्लूकोज, वसा, बसी अम्ल, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो अम्ल, विटामिन, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल आदि होते हैं, जिन्हें शरीर की सारी कोशिकाएं आवश्यकता अनुसार रुधिर से लेती हैं। उत्सर्जी पदार्थ की अगर बात करें, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। इनमें शरीर की समस्त कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित की गई अमोनिया, मुख्यतः यकृत कोशिकाओं द्वारा विसर्जित किए गए यूरिया, यूरिक अम्ल, केटेनिन्स आदि होते हैं, जिन्हें रुधिर से वृक्क ग्रहण करते हैं। अर्थात उत्सर्जित पदार्थों का जो परिवहन किया जाता है वो रुधिर प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। यदि किसी कारण से वृक्कों की जो फिजियोलॉजी है, वृक्कों की जो फंक्शनिंग है, अगर उसको डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें अनियमितता आ जाती है, तो रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और इस दशा को यूरेमिया कहते हैं। अगर हम अगले पदार्थ की बात करें, हार्मोन्स। ये हार्मोन जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा ऊतक द्रव में स्रावित होकर सीधे रुधिर में पहुंचते हैं। अभी जानते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं, जो सीधे रुधिर में छोड़े जाते हैं और ये रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में संचरित होते हैं। अगला बिंदु अगर हम देखें, घुली हुई गैसें। प्लाज्मा में प्रति 100 मिलीलीटर जल में लगभग 0.29 मिलीलीटर ऑक्सीजन, 0.5 मिलीलीटर नाइट्रोजन
तथा 0.5 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैसें घुली रहती हैं, जिनका परिवहन प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ प्लाज्मा में सुरक्षात्मक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा की कुछ ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स या प्रतिरक्षी पदार्थ कहलाते हैं। लाइसोजाइम, प्रोपेडिन प्रोटीन आदि उन जीवाणुओं, विषाणुओं व हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते हैं जो किसी प्रकार से शरीर के अंतः वातावरण पहुंच जाते हैं, अर्थात शरीर के अंदर पहुंचे हुए विषाणुओं व जीवाणुओं का नष्ट करने का काम ये सुरक्षात्मक पदार्थ करते हैं। अगर हम लास्ट बिंदु की बात करें, प्रतिजामन एंटीकोगुलेंट, संयोजी ऊतकों की जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं वो रुधिर के प्लाज्मा में निरंतर हेपेरिन नामक एक पदार्थ छोड़ती रहती हैं, और हेपेरिन जो होता है वो ब्लड का थक्का जमने से रोकता है, अर्थात ये एंटीकोएगुलेंट का काम करता है। अगर हम बात करें रुधिरोत्पत्ति की, हेमियोपोएसिस, रुधिर की उत्पत्ति को हेमियोपोएसिस कहते हैं, या प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड कॉर्पसल्स। अल्पायु होने के कारण हम जानते हैं कि WBC और RBC, जैसे RBC लगभग 1% और WBC लगभग 30% प्रतिदिन समाप्त होते रहते हैं, और प्रतिदिन चूंकि ये समाप्त हो रहे हैं तो इनका बनना भी हमारे शरीर में आवश्यक है, अतः इनका उत्पादन, इनका नया बनना, इसके लिए हम इसको कहते हैं रुधिरोत्पादक ऊतक, जो इनको बनाने का कार्य करते हैं। भ्रूणीय अवस्था में रुधिराणु अस्थि मज्जा, पीतक सूयन, यकृत तिल्ली, लसिका गांठों, थाइमस ग्रंथि में बनते हैं, जबकि वयस्क अवस्था में RBC हाथ पैरों की लंबी अस्थियों, पसलियों के अस्थि मज्जा में बनते हैं, अर्थात RBC का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, जबकि WBC का निर्माण मुख्यतः थाइमस, प्लीहा व लसिका ग्लैंड्स में होता है। हम जानते हैं कि जब कभी हमें चोट लगती है तो शरीर से बाहर या घाव से रुधिर बहना शुरू हो जाता है, और कुछ ही देर में रुधिर के जम जाने से रुधिर का थक्का जम जाता है या रुधिर का बहना रुक जाता है। तो रुधिर का बहना किस प्रकार रुकता है, रुधिर का थक्का किस प्रकार जमता है, इस प्रक्रिया को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि रुधिर के स्कंदन की जो प्रक्रिया है वो एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई प्रोसेस होते हैं और उन प्रोसेस को इस रेखाचित्र से हम समझ सकते हैं। इसके जो 3 चरण हैं, अगर हम देखें प्रथम चरण में क्या होता है, चोट से घायल व्यक्ति में जो रुधिरवाहिनियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं तथा क्षतिग्रस्त ऊतक थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ मुक्त करते हैं। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ ये मुक्त करते हैं तो कुछ लाइपोप्रोटीन्स तथा फास्फोलिपिड, जिनमें कुछ लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का मिश्रण होता है, इसे तत्व थर्ड या फैक्टर थर्ड कहा जाता है। क्षतिग्रस्त रुधिर कोशिकाओं से निकली रुधिर प्लेटलेट्स भी विघटित होकर एक फॉस्फोलिपिड मुक्त करती हैं, और ये दोनों पदार्थ प्लाज्मा के कैल्शियम आयनों और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स फैक्टर ये मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज नामक पदार्थ बनाते हैं। अगर हम बात करें द्वितीय चरण की, तो द्वितीय चरण में क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है वो कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में प्रतिजामन हेपेरिन को निष्क्रिय करता है और प्रोथ्रोम्बिन नामक निष्क्रिय प्रोटीन को सक्रिय थ्रोम्बिन या अन्य छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं में तोड़ देता है। तो इस प्रकार अन्य छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाएं बन जाती हैं। जो तीसरा चरण होता है उसमें क्या होता है कि जो थ्रोम्बिन है वो एक एंजाइम की भांति काम करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रोनोजिन को, प्रोटीन को पहले इसके एकलकों अर्थात मोनोमर्स में विखंडित करता है, और फिर उन मोनोमर्स का बहुलीकरण से फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण को प्रेरित करता है। अतः फाइब्रिन के लंबे और ठोस व महीन सूत्र घने जाल के रूप में चोट पर जम जाते हैं और अनेक रुधिराणु इस जाल में फंस जाते हैं, और इस प्रकार 2 से लेकर 8 मिनट में रुधिर का लाल लोथड़ा अर्थात थक्का जैसा जम जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रुधिर का थक्का जमना या ब्लड की क्लॉटिंग एक जटिल प्रोसेस है। अगर हम इस पाठ के अगले बिंदु रुधिर के कार्य की बात करें तो रुधिर की कार्य हम जानते हैं, रुधिर जो है विविध पदार्थों का, बहुत से पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है, जैसे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पदार्थों का जो परिवहन होता है, भोज्य पदार्थों का जो परिवहन होता है वो रुधिर के माध्यम से होता है, तो पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है। दूसरा अगर हम बात करें रोग से बचाव, तो जो हमारे शरीर में WBC होते हैं, WBC क्या करते हैं, हमारे शरीर में बॉडीगार्ड का काम करते हैं, विभिन्न बाहर से आए हुए जीवाणुओं, विषाणुओं आदि का भक्षण करने का काम इनके द्वारा किया जाता है, अर्थात रोगों से बचाने का काम ब्लड के द्वारा किया जाता है।
अगला हम देखें शरीर की सफाई। टूटी फूटी मृत कोशिकाओं या कचरे मलबे, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, उनके भक्षण करने का काम भी WBC के द्वारा किया जाता है। अर्थात WBC रुधिर में पाए जाते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रुधिर शरीर की सफाई करने का काम करता है। अगला हम देखें शरीर के ताप का नियंत्रण। शरीर के विभिन्न भागों में ताप को समान बनाए रखने का काम भी रुधिर के द्वारा किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तीव्र उपापचय होता है तो सक्रिय भागों में ताप बढ़ने लगता है और उस ताप को नियंत्रित करने का काम रुधिर के द्वारा किया जाता है। अगला हम देखें चोट का उपचार। टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने, घावों को भरने में रुधिर सक्रिय योगदान अदा करता है और श्वेत रुधिराणु घायल भागों की कोशिकाओं को वृद्धि एवं विभाजन के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात चोट का उपचार में रुधिर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला थक्का जमना, ब्लड का बहने से रुकना। थक्का जमना हम ये भी जाना किस प्रकार रुधिर जो है उसकी क्लॉटिंग में मदद करता है। अगर हम अंतिम बिंदु की बात करें, शरीर के अंतः वातावरण का समस्थैतिक नियंत्रण या हीमोस्टेसिस। शरीर रुधिर ऊतक द्रव्य जो है हमारा में लवणों, जल, अम्ल क्षारों आदि की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है और उपयुक्त रासायनिक और भौतिक दशाएं बनाए रखता है। जैसे आप जानते हैं अगर कोई भी मधुमक्खी वगैरह, चींटी वगैरह हमारे काट लेती है तो हम जानते हैं वो हमारे शरीर में एसिड छोड़ते हैं, या कहीं से कोई बेस की मात्रा बढ़ जाती है तो उन मात्राओं को नियंत्रित करने का काम रुधिर के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने बात की रुधिर क्या है, रुधिर के संगठन क्या हैं, रुधिर में कौन कौन सी पदार्थ पाए जाते हैं और रुधिर के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, रुधिर की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।